नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मेहता पीएसपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, पहले हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, लाइट रिएक्शन की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने डार्क रिएक्शन के तीनों ही तरीके, जिसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन। प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे। कोशिकीय श्वसन जो होगा वो सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का हम अवशोषण करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को हम इस दौरान क्या करते हैं, विमुक्त करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इस दौरान हमें कहीं लाइट की या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, और एक चीज़ और कि ये जो है वो चाहे वो लाइट हो यानी अंधेरा हो, रात का समय हो या दिन का समय हो, फोटो रेस्पिरेशन जो है या कोशिकीय श्वसन जो है उसके दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रकाश श्वसन जो है वो एक ऐसी घटना है जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और इस दौरान यहाँ पर प्रकाशिकीय श्वसन में प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट्स के द्वारा CO2 का विमोचन होता है, CO2 को विमुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है और क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उप उत्पाद के रूप में बाहर निकल रही है उत्पाद के रूप में, तो डेफिनेटली यहाँ पर इसको हम प्रकाश श्वसन कह सकते हैं या इसको इसलिए प्रकाश श्वसन कहा जाता है। ओके, इतिहास के बारे में बात करें हम लोग तो सबसे पहले जेपी डेकर 1900 में प्रकाश श्वसन प्रक्रिया को काली पड़ती हुई पत्तियों में ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। ओके, फिर 1920 में ओ वारबर्ग ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में देखा कि O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, कम हो जाती है, जिसको वारबर्ग प्रभाव कहा जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी सेल या पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। और इसको साइंटिस्ट वॉरबर्ग ने के सम्मान में इसे वॉरबर्ग इफेक्ट या वॉरबर्ग प्रभाव का नाम दिया गया। फिर 1940 में मैक एलियस्टर और मायर्स ने O2 की विभिन्न सांद्रताओं पर प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन किया और वारबर्ग का जो प्रैक्टिकल था या वारबर्ग का जो ऑब्जर्वेशन था उसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसकी पुष्टि की। ओके, फिर 1963 में क्रॉटको साइंटिस्ट हुए, उन्होंने प्रकाश श्वसन नाम जो दिया या फोटो रेस्पिरेशन जो नाम दिया वो किसने दिया? क्रॉटको ने दिया। और फिर और एक ऑर्गेन और बाउज एवं हैजमैन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रकाश श्वसन में रुबिस्को एंजाइम की दोहरी भूमिका को समझाया। तो क्या दोहरी भूमिका थी रुबिस्को की? कि ये रुबिस्को एंजाइम जो है वो उसकी प्रेजेंस में RUDP जो है वो कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो वो क्या बनाएगा, उसका कार्बोक्सिलेशन होगा और कार्बोक्सिलेशन से 3PGA का फॉर्मेशन करेगा या 6 कार्बन और फिर 3PGA बनेगा। लेकिन जब सेल के अंदर या पर्णमोजित कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता अगर ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजनीकरण होगा और ऑक्सीजनेशन होने की वजह से वहाँ पर रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RUBP जो है उससे एक और चीज़ बनती है, 2 कार्बन और 3 कार्बन के 2 यौगिक बनते हैं। 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड बनता है जो कि 2 कार्बन वाला होता है और साथ में ही उसके साथ में 3 कार्बन वाला एक अणु 3PGA का बनता है। ओके, जो हम इस दौरान देखेंगे, जब प्रकाश श्वसन की जो क्रिया विधि है उसको देखेंगे तो उस दौरान हम देखेंगे किस तरह से ये क्रिया संपन्न होती है। तो क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड जो कि 2 कार्बन वाला एक पदार्थ यौगिक है, तो इस वजह से इस साइकिल को C2 चक्र भी कहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रथम उत्पाद में ग्लाइकोलिक एसिड बन रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जिसे हम कह रहे हैं, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड जो कि 2 कार्बन वाला यौगिक है और इस वजह से इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया है C2 साइकिल या C2 चक्र भी कहते हैं। ओके, नाउ
श्वसन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन की हम बात करें तो श्वसन की वह क्रिया, प्रकाश श्वसन की अगर डेफिनेशन देखें हम, तो श्वसन की वह क्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन ली जाती है तथा CO2 भी मुक्त की जाती है। परंतु यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस क्रिया ऊर्जा में उत्पन्न नहीं होती है, परंतु इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है ना। जनरली यहाँ पर भी O2 की उपस्थिति में, O2 की प्रेजेंस में CO2 का विमोचन हो रहा है श्वसन के दौरान, प्रकाश श्वसन हो चाहे वो ऑक्सी श्वसन हो, दोनों में, या कोशिकीय श्वसन हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर यानी कोशिकीय श्वसन में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और इसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इस चक्र की क्रियाविधि के बारे में कि ये क्रिया कैसे क्या चलती है, कैसे क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे रिबुलोज डाइफॉस्फेट के ऑक्सीकरण से फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट का उपापचय ग्लाइकोलेट चक्र द्वारा होता है। ग्लाइकोलेट चक्र में 3 कोशिकांग जो होते हैं वो भाग लेते हैं। कौन कौन से 3 कोशिकांग होते हैं? एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद में पेरोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह से ये 3 कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इस ग्लाइकोलेट चक्र के अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं और इन तीनों कोशिकांगों की एक इकाई के रूप में यहाँ पर ये तीनों एक यूनिट के रूप में काम करते हैं यहाँ पर। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं प्रकाश श्वसन की क्रियाविधि के बारे में। तो मैंने पहले बताया कि इसे C2 साइकिल भी कहते हैं, है ना। हेडिंग लिखने में यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, और इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। प्रकाश श्वसन भी कहते हैं। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन की क्रियाविधि को समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि यहाँ पर ये जो संपूर्ण क्रिया है इसको C2 साइकिल कहा जाता है। C2 साइकिल के साथ साथ ये 3 कोशिकांगों में, 3 ऑर्गेनेल्स में ये संपूर्ण क्रिया जो होती है प्रकाश श्वसन की वो संपन्न होती है, जो कि एक यूनिट की तरह काम करते हैं तीनों कोशिकांग। ओके, तो इस क्रिया में सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र के रूप में भी जानते हैं इसको। सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में उच्च ताप प्रकाश की उपस्थिति में O2 की अधिक सांद्रता, ये ध्यान रखना, क्योंकि कोशिका के अंदर O2 भी होगा, CO2 भी होगा। अगर CO2 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रिबुस्को की प्रेजेंस में, या रिबुलोज डाइफॉस्फेट जो होगा, रिबुस्को यानी रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिबुलोज डाइफॉस्फेट RUDP जो है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने पर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी तो क्या होगा, 3PGA का निर्माण होगा और वहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है और इस वजह से ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप 2 कार्बन यौगिक फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनता है, या जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट बनते हैं, और इसके साथ में 3 कार्बन यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का भी निर्माण होता है। मैं इसे इस इक्वेशंस के थ्रू देख सकते हो आप। यहाँ पे रिबुलोज डाइफॉस्फेट जो है, ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है वो कब होगी, जब सेल के यानी मेसोफिल सेल जो है पर्णमध्युत कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उस दौरान क्या होगा कि रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगा। RUBP ऑक्सीजनेज एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम था, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजनेज एंजाइम काम करेगा और यहाँ पे RUBP का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और उसके ऑक्सीजनेशन से क्या बनेगा, उसके ऑक्सीजनेशन से 2 अलग अलग यौगिक बनेंगे। एक तो ये जो हमारा है ये है फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, या जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट बन सकता है, और दूसरा जो यौगिक बनेगा वो 3 कार्बन वाला हमारा PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, या फॉस्फोग्लिसरेट जिसे हम कहते हैं का फॉर्मेशन होता है। क्यों, अब इसको आप समझ जाइए, मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी देखें तो हमारा RUBP कितने कार्बन, 5 कार्बन वाला यौगिक है,
जब इसका ऑक्सीजनेशन होता है तो ऑक्सीजनेशन के दौरान ये दो अलग अलग यौगिकों का निर्माण करता है। तो सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि न तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी का कार्बन का या किसी भी चीज़ का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पर भी 5 कार्बन है, जिसमें से एक तो 2 कार्बन वाला यौगिक बन रहा है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, और दूसरा 3 कार्बन वाला जो PGA है हमारा, उसका निर्माण हो रहा है। ओके, अब हम सेकेंड स्टेप की हम बात करें तो मैं इसको बात करूं आपको सेकेंड स्टेप में क्या होगा। तो फास्फोग्लाइकोलेट जो बना हमारा, ये फास्फोग्लाइकोलेट जो है ये विफॉस्फोरिलीकरण के द्वारा, मतलब इसके अंदर से एक फॉस्फेट समूह का निष्कासन हो जाएगा, एक फॉस्फेट समूह निकल जाएगा, और इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, यहाँ पर एक ग्लाइकोलेट का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि फास्फो समूह निकल गया तो अब क्या बचा, सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट बच गया, ग्लाइकोलिक एसिड बचा। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो क्लोरोप्लास्ट, ये जो रिएक्शन हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था आपको कि जहाँ पर रूबिस्को या आरयूडीपी जो था, उस आरयूडीपी का ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन से फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना है वो दोनों जो है, और उसके अलावा इसका विफॉस्फोरिलीकरण जो हुआ, ये सारा प्रोसेस जो था वो कहाँ पे हो रहा था, तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा था। अब यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिक एसिड जो बना है, यहाँ पर ये ग्लाइकोलिक एसिड जो बना, ये ग्लाइकोलिक एसिड जो होगा वो कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम्स के अंदर एंटर करेगा। ओके, स्थानांतरण हो जाएगा। यहाँ ग्लाइकोलेट का ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम द्वारा, कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट जो होगा वो ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लाइकोलिक एसिड था, ये ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो ग्लाइऑक्सैलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइऑक्सैलिक एसिड के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी निर्माण होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो बना है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होगा उसका देख सकते हो आप यहाँ पर कैटलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जल तथा ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है कैटलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल में 2 और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ पर इसका टूट जाता है, विघटित हो जाता है। ओके, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि ग्लाइऑक्सैलिक एसिड का ट्रांस एमिनेशन होता है। यहाँ पर इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी जिसमें ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, तो ये ग्लाइऑक्सैलिक एसिड जो है उसका ट्रांस एमिनेशन होता है। ट्रांस एमिनेशन का मतलब हुआ उसकी ट्रांस पोजीशन पे, यानी ग्लाइकोलिक एसिड जो था उसकी ग्लाइऑक्सैलिक एसिड की ट्रांस पोजीशन पे क्या होगा, एमिनो एसिड्स का एडिशन होगा, एमिनो एसिड्स आके जुड़ेंगे और इससे क्या बनेगा हमारा, ये ग्लूटामिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड एक एमिनो एसिड्स है, ये ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लाइसिन बनाएगा और साथ में ही अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड रिलीज होगा। ओके, अब ये जो ग्लाइसिन जो बना है, ये ग्लाइसिन ना एक एमिनो एसिड्स है, क्या है यहाँ पर, एक एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड का निर्माण हुआ। ग्लाइसिन अब सीधा कहाँ पे जाएगा, ये जो प्रोसेस था वो कहाँ था हमारा, पेरोक्सिसोम में था। पेरोक्सिसोम से अब ग्लाइसिन जो होगा वो कहाँ पे पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, एंटर कहाँ पे करेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के पहुंचने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, ग्लाइसिन के 2 अणु मिलकर सीरीन का निर्माण करते हैं, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे हम, ये पूरा कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल, ओके, 1 और 2, ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और इनका रिडक्शन होगा, रिड्यूस होकर ये क्या बनाएंगे, ग्लाइसिन जो होगा वो, रिड्यूस नहीं होंगे, यहाँ पर ग्लाइसिन के 2 अणु मिलकर सीरीन का निर्माण करते हैं, ये क्या है हमारा, सीरीन बन गया। ओके, साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड
अमोनिया और NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो सीरीन बना है, इस प्रकार यहाँ पर प्रकाश प्रेरित CO2 देख सकते हो आप, यहाँ पर CO2 का निष्कासन हो रहा है। ओके, इस दौरान CO2 का विमोचन हुआ और इसी वजह से मैंने पहले ही कहा आपको कि यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 का निष्कासन हो रहा है, विमोचन हो रहा है, इस वजह से इसको श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये CO2 निकल रहा है। अब यहाँ से सीरीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से वापस से पेरोक्सिसोम में स्थानांतरित हो जाएगा और सीरीन कहाँ पे जाएगा, वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में से पेरोक्सिसोम के अंदर जाएगा और पेरोक्सिसोम में यहाँ पर इसका हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में परिवर्तन होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड के साथ में अब देखेंगे अब क्या होगा, तो हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड जो है वो NADH द्वारा अपचयित होकर ग्लिसरिक अम्ल बना लेता है। ओके, किससे, NADH के द्वारा अपचयित होकर ग्लिसरिक एसिड बना लेता है और ये ग्लिसरिक एसिड जो होगा या ग्लिसरेट जो होगा वो अंततः क्लोरोप्लास्ट में स्थानांतरित हो जाता है। कहाँ पे आ जाएगा, ग्लिसरिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगा और क्लोरोप्लास्ट में इसके फास्फोरिलीकरण द्वारा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी 3PGA का निर्माण होता है और इसका उपापचय प्रकाश संश्लेषण की केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल में हो जाता है, C3 साइकिल में काम में आता है। ओके, तो इस प्रकार प्रकाशीय श्वसन की संपूर्ण अभिक्रिया चक्रीय क्रम में होती है और इसलिए इसे प्रकाश श्वसनी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र भी कहा जाता है। अब मैं अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो रिएक्शन बेस्ड हमारा पूरा स्टडी था। अब हम बात करते हैं, ये एक साइक्लिक वे है, साइक्लिक पाथ से किस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आप देख सकते हो ये 3 ऑर्गेनेल्स हैं, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक तरह से ये समझिए आप, यहाँ पर रिबुलोज डाइफॉस्फेट जो है वो ऑक्सीजन से जुड़कर या इससे ऑक्सीजनेशन होगा उसका और ऑक्सीजनेशन से क्या बना, फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरेट दोनों का निर्माण होता है, जिसमें से फास्फोग्लाइकोलेट जो है वो आगे जाके ग्लाइकोलेट में, क्योंकि उसमें से उसका फास्फेट समूह निकल जाता है और वो ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड जो था हमारा या ग्लाइकोलेट जो था वो अब क्लोरोप्लास्ट से कहाँ जाएगा, ये पेरोक्सिसोम के अंदर एंटर करेगा। यहाँ पर ग्लाइकोलेट जो होगा ये ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो काम करता है और इस दौरान यहाँ पर ग्लाइसिन का निर्माण होता है। ग्लाइसिन जो होगा वो पेरोक्सिसोम से अब स्थानांतरित हो जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के 2 अणु जो होंगे वो आपस में मिलकर सीरीन का निर्माण करेंगे और सीरीन के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो CO2 का निर्माण होता है और NH3 विमुक्त होती है। NH3 वापस से यूटिलाइज आ जाती है ग्लाइसिन के फॉर्मेशन में, लेकिन CO2 जो है ये CO2 क्या करेगा, C3 साइकिल में एंटर करेगा, सॉरी ये CO2 निष्कासन होगा और यहाँ पर ये CO2 जो होगा ये बाहर की तरफ निष्कासित हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ पर देख सकते हो आप, सॉरी थोड़ा यहाँ पे CO2 का निष्कासन होगा, विमोचन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो CO2 निकला है यहाँ से, उसके बाद में ये जो ग्लाइसिन है वो आगे सीरीन में कन्वर्ट हो गया। सीरीन जो था ये सीरीन वापस से ट्रांसफर हो जाता है पेरोक्सिसोम के अंदर। पेरोक्सिसोम में ये कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड या हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है वो ग्लिसरेट में रिड्यूस होता है, ग्लिसरिक एसिड में रिड्यूस होता है और ग्लिसरेट से यहाँ पर अब ग्लिसरेट जो होगा वो वापस से क्लोरोप्लास्ट में एंटर करेगा और क्लोरोप्लास्ट से ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA या 3PGA का निर्माण करता है, 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा और ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा वो वापस से C3 साइकिल में यहाँ पर काम में आएगा, C3 साइकिल में एंटर करेगा या काम में आ जाएगा। तो इस तरह से
ये एंटायर प्रोसेस कंप्लीट होता है, यहाँ प्रकाशीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।